प्रीवियस वाला जो टॉपिक था पिछली क्लास में वो था सबएटॉमिक पार्टिकल्स, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन की सारी कैलकुलेशंस कर ली थी। ठीक है, आज हम लोग सेकंड सबएटॉमिक पार्टिकल करेंगे जिसे हम लोग क्या बुलाते हैं, प्रोटॉन। ओके, प्रोटॉन जो है डिस्कवर किया था गोल्डस्टीन ने बाय एन एक्सपेरिमेंट which was known as anode ray experiment। ठीक है, जो जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया था जिसको हम लोग कैथोड रे एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, तो उसने बड़ी क्लियरली एक चीज शो करी कि देयर आर सर्टेन इलेक्ट्रॉन्स जो कि या रे ऑफ कैथोड रेस या रे ऑफ स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो पास हो रहे हैं आपके क्रूक्स ट्यूब में। ये आपकी क्रूक्स ट्यूब आ गई, इस तरह से हमने सेटअप किया था। ठीक है, अब यहां से बड़ी हाई स्पीड पे आपके जो कैथोड रेज हैं वो कैथोड से एनोड की तरफ को ट्रैवल हो रहे हैं। ठीक है, और जे थॉमसन ने ये भी बता दिया कि ये जो स्ट्रीम ऑफ आपकी जो कैथोड रेज है वो क्या है, दे आर स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो जो स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल हो रहे हैं दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड, राइट, और ये बहुत ही यू कैन से स्पीड से एनोड की तरफ को बम्बार्ड होते हैं, राइट। अब जब वो एनोड की तरफ को बम्बार्ड होंगे तो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ बचेंगे। ठीक है, अब अगर इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ बचते हैं तो वो कुछ इलेक्ट्रॉन्स को मेटल में से निकाल देते हैं या कुछ इलेक्ट्रॉन्स को गैस, क्योंकि हम इसमें गैस ले रहे हैं, गैस के एटम में से एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, अगर वो उसको एक्सट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास जो पीछे बचेगा दैट शुड बी अ पॉजिटिवली चार्ज्ड रे, पॉजिटिवली चार्ज्ड गैस। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज से हम किसी भी एटम से अगर इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो ज्यादा हो जाते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर ज्यादा हुए तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ठीक है, सो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं कि जब भी योर कैथोड रेज जो कि स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनी है वो हाई स्पीड पे एनोड की तरफ को अगर जाती है तो वो कुछ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सट्रैक्ट कर देती है। जब वो उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सट्रैक्ट करेगी तो देयर आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स नाउ व्हिच आर, आपकी कैथोड रेज इस तरफ को जा रही है, उसी तरह से आपके पास एनोड से भी कुछ रेज जो है वो कैथोड की तरफ को ट्रैवल होती है। ठीक है, अब ये जो रेज जो एनोड से कैथोड की तरफ को ट्रैवल होती है दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड दे आर नोन एज एनोड रेज। ठीक है, एनोड रेज का ओरिजिन एनोड से होता है। अब ये अगर आपका एनोड है तो एनोड रेज का जो ओरिजिन है वो एनोड से होगा, पर सोर्स जो एनोड रेज का है, सोर्स एनोड रेज का इनडायरेक्टली कैथोड रेज ही है। क्यों? क्योंकि अगर कैथोड रेज नहीं ट्रैवल करेंगी, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगी तो आपके एनोड रेज नहीं बन सकते। ठीक है, सो इसी पॉजिटिवली चार्ज रेज को जो एनोड से कैथोड की तरफ को जा रही है उसको गोल्डस्टीन ने क्या नाम दे दिया, प्रोटॉन, which were positively charged। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स जब हम इसके करते हैं, इसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स दे आर सिमिलर टू द कैथोड रेज। जैसे फॉर एग्जांपल हमने फर्स्ट किया था कि द कैथोड रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, उसी तरह से हमारी एनोड रेज also travel in straight line from anode to cathode। एनोड रेज भी ट्रैवल करती है इन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम एनोड टू कैथोड। ठीक है, नंबर 2, एनोड रेज विल हैव मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, right?
एनोड रेज विल हैव मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, जैसे हमने कैथोड रेज के रास्ते में एक व्हील रखा था और वो व्हील घूमने लग गया था, उसी तरह से अगर हम एनोड रेज के रास्ते में एक व्हील रखेंगे तो वो व्हील भी घूमने लग जाएगा। ठीक है। थर्ड, जो आपकी एनोड रेज है दे हैव हीटिंग प्रॉपर्टीज, राइट। एल्यूमिनियम फॉइल को ये हीट कर सकता है। ओके। अब डिफरेंस कैरेक्टरिस्टिक्स में कहां आई? डिफरेंस आएगी अगर हम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड डाल दें, तो आपकी जो एनोड रेज है दे विल गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है। सो यहां पे आपका डिफरेंस आ गया। एनोड रेज are attracted towards negative terminal ठीक है। therefore उनके ऊपर चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव। therefore they will have positive charge। ठीक है। अब ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी एनोड की। तो डिफरेंस कैथोड रेज और एनोड रेज में क्या होगा कि कैथोड रेज आपके पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ को अट्रैक्ट हो रही थी, एनोड रेज आपकी नेगेटिव टर्मिनल को अट्रैक्ट हो रही है। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड में भी उसी तरह से होएगा, विच इज गोइंग टू बी ऑपोजिट देन योर कैथोड रेज। एक और डिफरेंस यहाँ पे रहता है कि हमने यहाँ पे ईएम रेशियो क्या दी है इलेक्ट्रॉन की? 1.75 into 10 raised to power 11 coulombs per kg। ठीक है। पर जो प्रोटॉन्स की ईएम रेशियो हम कैलकुलेट करते हैं वो नेचर ऑफ द गैस के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है एनोड रेज और कैथोड रेज में कि नेचर ऑफ द गैस। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है कि जब भी आपके प्रोटॉन्स बनते हैं, प्रोटॉन्स आपके कब बनेंगे? जब एटम में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, है ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया तो मास को क्या होगा? एटम के मास को क्या होगा? कम हो जाएगा। ठीक है। अगर एटम का मास आपका कम हो गया तो ईएम रेशियो में भी फर्क पड़ेगा, है ना। तो हमने जो ईएम रेशियो यहाँ पे कैलकुलेट करी है दैट इज टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द एटम ऑफ हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर हम एक इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? एक प्रोटॉन। फिर उसमें देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी चेंज। पर अगर सपोज हमारे पास कोई गैस है जिसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एक एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसकी ईएम रेशियो अलग होगी। फिर हम दूसरा भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं तो उसकी ईएम रेशियो अलग होगी। ठीक है। सो स्टैंडर्ड हम यहाँ पे ले रहे हैं एटम ऑफ हाइड्रोजन की। सो द ईएम रेशियो दैट इज इक्वल टू 9.58 into 10 raised to power 7 coulombs per kg. This is the EM ratio of a proton. ठीक है। Charge will be same as that of the electron. क्यों? क्योंकि जो हमारा एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो आपके पास जो कैथोड उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज था वो -1.6 लिया था ना हमने, इंटू 10 raised to power -19 coulombs। यहाँ पे हम लेंगे +1.6 इंटू -19 coulombs। द वैल्यू इज सेम, सिर्फ उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन के ऊपर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है with the same values. Now we can calculate the mass. E upon E by m। ठीक है। E आपका आ गया अपॉन 10 raised to power 7। तो इसका जो आपका मास है दैट कम्स टू 1.67
-27 kg, ठीक है। 1.67 इंटू -27 kg। इसका जो मास है दैट इज 1837 टाइम्स द mass of electron। 1837 times the mass of electron, ठीक है। सो जो लाइटेस्ट आपके पास पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी होती है या पॉजिटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल होता है दैट इज द प्रोटॉन, ठीक है। अब दोनों को हम डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को भी डिफाइन कर सकते हैं और प्रोटॉन को भी। सो लिखो इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन क्या है आपकी। इलेक्ट्रॉन इज अ सब एटॉमिक particle which carries 1 unit negative charge and has mass equal to 1 upon 1837 that of हाइड्रोजन, ठीक है। उसी तरह से प्रोटॉन की डेफिनेशन क्या आएगी। प्रोटॉन इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल कैरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज carrying unit positive charge and having mass equal to that of hydrogen atom, having mass equal to that of hydrogen atom, ठीक है। अब किसी भी एटम के ऊपर चार्ज है उसके लिए दो डिफरेंट हमने एक्सपेरिमेंट्स पढ़ लिए। फर्स्ट फैराडे ने हमें बताया कि कोई भी एक आपके पास अगर सब्सटेंस है उसके पास चार्ज होता है, राइट। उसके बाद सेकेंड जे थॉमसन ने हमको बताया कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं एटम के अंदर जिसको हम इलेक्ट्रॉन्स बुलाते हैं। और थर्डली गोल्डस्टीन ने हमें बताया कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी होते हैं, राइट। इसके अलावा एक और एक्सपेरिमेंट जिसने हमें इन सब चीजों को ऑथेंटिकेट कर दिया कि इन्होंने जो भी साइंटिस्ट ने बोला है वो सब कुछ करेक्ट है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। अब रेडियो एक्टिविटी जो थी ये डिस्कवर करी थी हेनरी बेकरेल ने, एक्सीडेंटली करी थी इसने डिस्कवर हेनरी बेकरेल ने। इसने क्या किया कि यूरेनियम के कुछ चिप्स एक पेपर के अंदर डाल के और उसके साथ एक फोटोग्राफिक फिल्म, वो दोनों चीजें उसने इकट्ठी एक ड्रॉअर के अंदर रख दी, ठीक है। कुछ टाइम के बाद जब उसने वो ड्रॉअर खोला तो उसने देखा कि वो जो फोटोग्राफिक फिल्म है उसके ऊपर व्हाइट स्पॉट्स हैं। अब वो व्हाइट स्पॉट्स उस फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर तभी पड़ सकते थे अगर उसको कोई रेडिएशन हिट करती, ठीक है। ड्रॉअर बंद था, बाहर से कोई भी सनलाइट जो है वो उस ड्रॉअर के अंदर एंटर नहीं कर रही है। तो क्या ऐसा हुआ उस ड्रॉअर के अंदर कि आपकी जो फोटोग्राफिक फिल्म है उसके ऊपर व्हाइट स्पॉट्स आ गए। तो हेनरी बेकरेल ने ये देखा कि जो फोटोग्राफिक फिल्म जहां पे व्हाइट स्पॉट्स आए हैं वो वहीं पे आए हैं जहां पे यूरेनियम के पीसेस एक्सीडेंटली उसके ऊपर रखे गए, ठीक है। तो इसका मतलब यूरेनियम जो है वो कुछ रेडिएशंस इमिट कर रहा है, राइट। और ऐसे सब्सटेंसेस जो अपने आप रेडिएशंस इमिट करते हैं उनको हम क्या बुलाते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। सो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हमारे क्या हुए,
substances which emit radiations on their own, अपने आप से रेडिएशंस इमिट करते हैं। बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं, एग्जाम्पल इज योर यूरेनियम, ठीक है, पोलोनियम, रेडियम, एस्टेटाइन, दे ऑल आर रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, राइट। अब उसको भी एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ा, क्यों? क्योंकि सिर्फ अगर वो लोगों को बताता कि ऐसे मैंने यूरेनियम रखा था और फोटोग्राफिक प्लेट को ऐसे हो गया, तो किसी ने भी उसको मानना नहीं था। देख के भी उन्होंने बोला था कि भाई अच्छा ठीक है हो गया, तो फिर देन व्हाट इज द बिग डील, है ना। सो उसके लिए उसे एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना पड़ा। उस एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया कि उसने एक लेड का ब्लॉक लिया, राइट। उस लेड के ब्लॉक में उसने एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस दे दिया, ये उसने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ले लिया, ठीक है। अब यहां पे उसने एक लेड की शीट रख ली, राइट। अब क्या होगा कि जब यहां से ये रेडिएशंस इमिट करेगा, तो ये रेडिएशंस आपकी सारी डायरेक्शंस में इमिट करता है, इन ऑल डायरेक्शंस। पर हमको अगर सारी डायरेक्शंस में ये रेडिएशंस इमिट होंगी तो हम फाइनल कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते, तो इसलिए मोनोक्रोमैटिक लाइट हम यहाँ पे लेते हैं, जिसकी एक सिंगल वेवलेंथ होती है या सिंगल लाइन में ट्रैवल कर रही है, ठीक है। सो यहां से ये आपकी ट्रैवल करने लग जाती है और यहां हम उसे एक्सपोज कर देते हैं टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। एक आपका नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, एक आपका पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ठीक है। और उसके बाद हम यहां पे एक फोटोग्राफिक प्लेट रख लेंगे, ठीक है। सो दिस इज योर फोटोग्राफिक प्लेट, ताकि हमें पता चले कि जो रेडिएशन इसमें से निकल रही है वो कहां को डिफ्लेक्ट हो रही है, क्योंकि स्पॉट्स बन जाएंगे ना उसके ऊपर, ठीक है। ये आपका आ गया रेडियो एक्टिव सोर्स या रेडियो एक्टिव एलिमेंट, कुछ भी आप इसको लिख सकते हो। ये आ गया आपका लेड का ब्लॉक, ये आ गई आपकी शीट, ठीक है। अब क्या हुआ है, यहां से एक ये सिंगल लाइन में ट्रैवल कर रही है, जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपोज होती है ये फर्दर डिफ्लेक्ट हो जाती है इन 3 डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक है। सो एक आप देख रहे हो नेगेटिव की तरफ को डिफ्लेक्ट हो रही है, एक आपकी पॉजिटिव की तरफ को डिफ्लेक्ट हो रही है और एक आपकी स्ट्रेट जा रही है, ठीक है। अब जो नेगेटिवली साइड को जाएगी ऑब्वियसली इट शुड बी व्हाट, पॉजिटिवली चार्ज, तो इसको हमने क्या बना दिया, अल्फा रेज। अल्फा रेज व्हिच वर पॉजिटिवली चार्ज्ड, दूसरी आपकी पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ को जा रही है तो दे शुड बी नेगेटिवली चार्ज्ड, तो these are known as your बीटा रेज। और एक जो डिफ्लेक्ट नहीं हो रही इसका मतलब वो न्यूट्रल है, तो उसको गामा रेज, ठीक है। अल्फा रेज आ गए आपके, बीटा रेज आ गए और गामा रेज आ गए। अब लेट्स सी कि तीनों है क्या चीज। अल्फा रेज, जो आपके अल्फा रेज होते हैं, समझ आ गया हमें कि दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है। अल्फा रेज दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब ये अल्फा रेज होते क्या है, दे आर न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम
It was discovered that they are nuclei of helium having 2 positive charge and 4 AMU mass. Having 2 positive charge and 4 AMU mass, और इनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज He2 पॉजिटिव एंड 4. ठीक है, फिर उसके बाद आपके बीटा रेस क्या आए? नेगेटिव चार्ज. हाँ, they have negative charge and they are nothing but stream of electrons. They were nothing but stream of electrons. और जो आपके थर्ड टाइप ऑफ रेज हैं, they are gamma rays, which are neutral. And they were said to be electromagnetic radiations of high energy. ठीक है, सो ये आपका रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस था. क्लियर हो गया? अब हमारे पास 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स आ चुके हैं. वन इज द इलेक्ट्रॉन एंड वन इज द प्रोटॉन. न्यूट्रॉन जो हमारा है वो बहुत लेटर स्टेजेस में अर्ली 20th सेंचुरी में डिस्कवर हुआ था. ठीक है, तो अब मॉडल ऑफ एटम्स दिए गए, राइट? जब हमारे पास 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स आ गए हैं, तो अब जो आपका एटम है दैट इज नो लॉन्गर द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल. हाँ, इट इज नॉट द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ एटम ऑफ मैटर. ठीक है, सो मॉडल्स ऑफ एटम्स देखते हैं. द फर्स्ट मॉडल, क्योंकि सबसे पहले जे थॉमसन ने सारी डिस्कवरीज करी थी, तो फर्स्ट मॉडल भी उसने ही दिया. लेट्स सी कैसा मॉडल दिया है उसने हमें. आपका फर्स्ट जो मॉडल है, ठीक है, अब ये जे थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल जो है, प्लम पुडिंग मॉडल हम इसको क्यों बुलाते हैं वो हमें पता चलेगा. इससे बोला जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो एक स्फेरिकल एरिया में डिस्पर्स्ड है. ठीक है, तो ये आपका इस तरह से पॉजिटिव चार्ज पूरा का पूरा इस पूरे एरिया में क्या है, डिस्पर्स हुआ है. ठीक है, और जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं वो कहीं कहीं एम्बेडेड है. राइट? अब अगर हम इस मॉडल को देखें तो हमें लगता है कि एक पुडिंग है और उसके ऊपर हमने रेजिन्स डाल दिए हैं या प्लम डाल दिए. हाँ, इसको हम लोग वाटरमेलन मॉडल भी बुलाते हैं. रेजिन्स आपको पता है क्या होता है? किशमिश. ठीक है, और प्लम हम इसको क्यों बुलाते हैं कि कई लोग आपकी पुडिंग में ड्राई प्लम्स भी डालते हैं. तो उसी तरह से ये मॉडल जो है वो अपेयर होता है. या हम इसको वाटरमेलन मॉडल भी बुलाते हैं. वाटरमेलन क्यों? कि अगर आप वाटरमेलन को काटते हो तो रेड वाला जो उसका सारा एरिया है वो आपका प्रोटॉन है, पॉजिटिवली चार्ज है, और जो आपके ब्लैक कलर के सीड्स उसमें नजर आते हैं इलेक्ट्रॉन्स है. हाँ, वो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है, सो इसलिए हम इसको ये वाला नाम देते हैं. पर बहुत ही जल्दी जो जे थॉमसन का मॉडल था वो डाइड अवे, खत्म हो गया या ओवररूल हो गया, क्योंकि उसके फौरन बाद रदरफोर्ड ने अपना एक अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट दे दिया था जो कि जे थॉमसन नहीं एक्सप्लेन कर पाया. ठीक है, सो ड्रॉबैक इसका क्या था? द फर्स्ट ड्रॉबैक वाज, ठीक है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. और सेकेंड, ये स्टेबिलिटी ऑफ द एटम को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, बिकॉज जो आपके नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे वो कम थे और पॉजिटिवली चार्ज एरिया जो था वो ज्यादा था. तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कैसे होगा एक एटम,
उसकी एक्सप्लेनेशन ये नहीं दे पाया। और अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हमारा एटम नहीं होता है तो स्टेबल भी नहीं होता है। सो इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। ठीक है, फौरन इसके बाद जो दूसरा मॉडल हमारे को दे दिया, दैट वाज द रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये वाला एक्सपेरिमेंट आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन करने को आ सकता है 3 मार्क्स का क्वेश्चन या 2 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, सो हमारा जो सेकंड मॉडल आ गया दैट इज योर रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि अल्फा सोर्स क्या होता है, हीलियम के न्यूक्लियाई। तो अल्फा स्कैटरिंग का मतलब क्या होगा कि जो अल्फा सोर्स से रेडिएशंस निकल रही है उसको स्कैटर करना है हमने। ठीक है, सो ये जो रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट था उसने भी इसी तरह से एक ब्लॉक लिया और इसमें एक अल्फा पार्टिकल सोर्स ले लिया। ठीक है, अब इसमें से जो रेडिएशंस निकलेगी उसको हमको फिर से स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कराना है। तो हम यहाँ पे एक क्या ले रहे हैं, वी आर टेकिंग अ स्लिट। ठीक है, एक स्लिट हमने ले लेनी है और यहाँ रास्ते में हम एक गोल्ड का फॉइल रख लेते हैं, थिन गोल्ड फॉइल ले लेते हैं या प्लेट रख लेते हैं। गोल्ड क्यों रखेंगे हम, क्योंकि गोल्ड आपका एटम रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, दैट इज व्हाई। और यहाँ पे हम एक सेमी सर्कुलर जिंक सल्फाइड की स्क्रीन ले लेते हैं। जिंक सल्फाइड की स्क्रीन हम इसलिए लेते हैं बिकॉज जिंक सल्फाइड जो है वो एक इफेक्ट शो करता है व्हिच इज नोन एज सिंटिलेशन इफेक्ट। सिंटिलेशन इफेक्ट। सिंटिलेशन इफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी रेडिएशन इसके ऊपर स्ट्राइक करेगी तो वो स्पॉट्स बना देगी, दैट इज योर सिंटिलेशन। राइट, जैसे आप एक मडी बॉल लेते हो, जो बॉल मिट्टी में लथपथ है और उसको अगर आप साफ सी दीवार पे मारोगे तो क्या होगा, धब्बा लग जाएगा ना। तो उसी तरह से जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स या रेडिएशंस इसके ऊपर हिट करेगी तो वो स्पॉट्स बना देगी। ठीक है, सो उससे हमें पता चल जाता है कि जो हमारी वो एक सिंगल वेव में रेडिएशन आ रही है वो कहाँ जा रही है। ओके, सो लेट्स सी, जब इसमें से रेडिएशन निकलती है और गोल्ड को हिट करती है तो इट इज सीन दैट मोस्ट ऑफ द रेडिएशंस दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइंस। स्कैटर तो होनी है ना उसको हिट करके, तो जितनी भी आपकी मोस्टली रेडिएशंस थी वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल होती है। ठीक है, देयर वर सर्टेन रेडिएशंस व्हिच वर डिफ्लेक्टेड टू सर्टेन एंगल्स। कुछ आपकी रेडिएशंस थी जो कि कुछ एंगल्स की तरफ वो डिफ्लेक्ट हो गई, पर बहुत सारी ऐसी रेडिएशंस थी जो बैकवर्ड चली गई। There were many radiations which were deflected back. ठीक है, तो मतलब इसने रदरफोर्ड ने 3 ऑब्जर्वेशंस देखी। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या थी, that most of the rays went undeflected। ठीक है, मोस्ट ऑफ द रेज वेंट अनडिफ्लेक्टेड। अब अनडिफ्लेक्टेड कोई चीज कब जा सकती है, जब हम उसके रास्ते में कुछ नहीं। हाँ, जब उसके रास्ते में कुछ भी ना हो। तो अगर उसके रास्ते में कुछ नहीं है तो इससे हमको क्या कंक्लूजन निकला, कंक्लूजन ये निकला दैट इज मोस्ट ऑफ द स्पेस in the atom is empty। ज्यादातर एटम के अंदर खाली जगह ही पड़ी है। क्यों? क्योंकि गोल्ड फॉइल को हिट करके भी रेडिएशंस आपकी डिफ्लेक्ट नहीं हो रही, स्ट्रेट लाइन में जा रही है। ठीक है, ये इसकी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन और उसके अकॉर्डिंगली कंक्लूजन।
सेकेंड ऑब्जर्वेशन इसकी क्या थी? सेकेंड ऑब्जर्वेशन इसकी ये थी कि फ्यू रेज डिफ्लेक्टेड, हाँ, few rays are deflected to certain angles, right? तो कुछ रेज आप देख रहे हो कि डिफ्लेक्ट हो रही है सर्टेन एंगल्स में। अब इसका क्या रीजन हो सकता है? आपका अल्फा रे पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे कोई एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी पड़ी है और यहाँ से आपकी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी जा रही है, तो इस पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट यहाँ तक भी होगा, तो वो यहाँ से अपना रास्ता मोड़ लेती है, ठीक है ना। सो फ्यू रेज आर डिफ्लेक्टेड टू सर्टेन एंगल्स। इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज, अभी ये पता चला है हमें कि दैट इज सम पॉजिटिवली चार्ज्ड body is present in the atom, ठीक है। सो उस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का इफेक्ट है कि कुछ रेज आपकी जो है वो डिफ्लेक्ट हो रही है, राइट। फिर थर्ड हम देख रहे हैं कि बहुत ही कम रेज वापस भी जा रही है। So very few rays are deflected backwards. अब ये जो backwards रे जाएंगी वो कौन सी जाएंगी? जो डायरेक्टली इसको हिट करेंगी वो पीछे हो जाएंगी ना। जैसे ही वो उसके पास पहुंचेगी वो रेज आपके पीछे डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, तो वो डायरेक्टली हिट कर रही है टू द न्यूक्लियस। अब वेरी फ्यू है जो हिट कर रही है न्यूक्लियस को, तो अगर वेरी फ्यू हिट कर रही है न्यूक्लियस को, इसका मतलब कि जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल रीजन, ठीक है। सो ये आपका रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट और उसकी ऑब्जर्वेशंस और उसकी कंक्लूजन्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट। अब मुझे ये बताओ कि जो हमने यहाँ पे अल्फा पार्टिकल लिया है, अल्फा पार्टिकल सोर्स लिया है ना कि हमने, राइट, और ये हमने गोल्ड का कॉइल लिया है जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये आपका एटम रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सो अब रदरफोर्ड्स के न्यूक्लियर मॉडल के अकॉर्डिंगली ही पता चला कि जो आपका सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है वो बहुत लाइट है, क्योंकि हमने क्या बोला कि जो प्रोटॉन है वो लाइटेस्ट पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, वो बहुत लाइट है। पर जब हमने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास को कंबाइन करके मास एटम का उसके साथ कंपेयर किया, तो पता चला कि एटम का जो मास है कलेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से ज्यादा है, ठीक है। तब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई कि कुछ उसमें एक और हेवी पार्टिकल है जो जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं, और वो जो आपकी डिस्कवरी थी दैट वाज डन बाय जेम्स शैडविक, ठीक है। एंड द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन फॉलोड। ओके, सो अब रदरफोर्ड ने क्या बोल दिया? न्यूट्रॉन डिस्कवर हो गए, प्रोटॉन डिस्कवर हो गए, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स को कलेक्टिवली एक नाम दे दिया न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। सो अब एटम के पास 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स आ गए हैं। द फर्स्ट वन दैट इज योर इलेक्ट्रॉन व्हिच इज नेगेटिवली चार्ज्ड, व्हिच हैज वेट 9.11 into 10 raised to power minus 31 kg, ठीक है।
Second is proton, which is positively charged, which has weight 1.67 into 10 raised to power minus 27 kg. And third is neutron, which is neutral and which has weight equal to that of the proton, 1.67 into 10 raised to power minus 27 kg. ठीक है, और जो आपके न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं वो दोनों के दोनों न्यूक्लियस के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड है. दे आर एम्बेडेड इन द न्यूक्लियस और उनको कलेक्टिवली हम क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियॉन्स. तो अब एटम इज डिवाइडेड इनटू टू. वन इज द न्यूक्लियस जिसके पास प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है एंड वन इज द इलेक्ट्रॉन. ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड ने सिर्फ हमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में ही बताया. He did not give us the exact model of the atom. Exact model of the atom रदरफोर्ड ने दिया जरूर था बट काफी बाद में. ठीक है, so that we will do in our next class. Okay.